तो गोया तुम बीवी का हसूल भी इसी आसानी से चाहते हो। अरे स्वरूप जी, इस जीवन में क्या रखा है? थोड़ी सी सांस लेकर आए हैं, जिस वक्त सांसों के तार खत्म हो जाएंगे तो वापस आकाश पर चले जाएंगे। इन चंद सांसों के लिए मिट्टी पर हंगामे करना कहाँ की अक्लमंदी है? ध्रुव कुमार ने जवाब दिया था। वाह अनोखी सोच है तुम्हारी, तुम्हें तो फनकार होना चाहिए था। जो कुछ होना चाहिए था वो तो हूं महाराज। अब ये दूसरी बात है कि पिताजी की निगाहों में कुछ नहीं हूं। मेरी मानो ध्रुव कुमार, चलो एक निगाह उसे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने तजवीज पेश की। कैसे स्वरूप जी? रूप कुमार हैर से बोला। राजकुमारी पद्मनी को। और किसे? अरे राम राम राम, कैसे देखें उसे और कहाँ देखेंगे? अरे वाह, कहीं ना कहीं तो रहती होगी, राजमहल में रहती है जी। रूप कुमार ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? राजमहल में जाना आसान नहीं होगा। रूप कुमार दांत निकाल कर बोला। हाँ, तुम तो यहाँ भी आसानियां तलाश करते फिरोगे। बहरहाल हम राजमहल जरूर चाहेंगे। अरे अरे, कैसी बातें करते हो स्वरूप जी? रूप कुमार हंसते हुए बोला और मैंने उसकी पीठ पर धूल जमाई। मेरा तो हृदय कांपने लगा है जी। रूप कुमार लरजते हुए बोला और मुझे हंसी आ गई। जरा सी देर में उस नौजवान से काफी बेतकल्फी हो गई थी। दिलचस्प था, हंसता जानता था और ऐसे लोग कभी ज़हन पर बार नहीं बनते। बहरहाल मैंने उसे तैयार कर लिया कि वो मेरे साथ राजमहल जाएगा। पर मैं इस बूढ़े का क्या करूंगा जी? राजकुमार ने मुंह बसोरते हुए कहा। किस बूढ़े का? अरे वही मेरे बाप का दास। रूप कुमार जले कटे लहजे में बोला। क्यों, क्या वो तुम पर आने जाने की निगाह भी रखेगा? रखेगा क्या, रख रहा है। रूप कुमार जले कटे लहजे में बोला। लेकिन आखिर क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। स्वरूप भैया, असल बात यह है कि मेरे पिताजी का ख्याल है कि मैं कभी कोई काम की बात कर ही नहीं सकता। इन्हें खतरा है कि मैं रातों रात यहां से भाग जाऊंगा या कोई और ऐसी हरकत करूंगा कि स्वयंवर में हिस्सा लेने में नाकाम रहूं। बस इसीलिए उन्होंने बूढ़े दास को मेरे बारे में सब कुछ समझा दिया है। और ये नौकर ऐसी लगाई बुझाई करते हैं कि अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ओहो, फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। सोचो सोचो, सोच लो। रूप कुमार गर्दन हिलाकर बोला। तुम ऐसा करो रूप कुमार, तुम इससे ऐसा कह दो कि तुम मेरे खाइमे में रहोगे। वो पूछेगा क्यों? कह देना कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ तो कह ही दूंगा। बड़ी गड़बड़ होगी। आज ही तुम्हें मित्र बनाया और आज ही तुम सूली पर लिए जा रहे हो। रूप कुमार बेजारगी से बोला और मैं हंसने लगा। मैं जानता था कि वो दिल से मेरे साथ चलने को तैयार है, लेकिन अपने मस्खरेपन की वजह से फजूल बातें कर रहा है। हम रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। रात का खाना आ गया था, खासा अच्छा था। मैंने और रूप कुमार ने एक साथ खाना खाया, फिर हम चलने के लिए तैयार हो गए। रूप कुमार और मैं कले के दरवाजे की तरफ चल पड़े। रास्ते में मुझे ख्याल आया और मैंने रूप कुमार से पूछा, एक बात तो बताओ रूप कुमार। पूछो भगवत। रूप कुमार गहरी सांस लेकर बोला। कले में दाखिल होने के लिए क्या करोगे? क्यों? उसने मेरी शक्ल देखी। कले में दाखिल होने पर कोई ऐतराज तो नहीं किया जाता? नहीं, खैर अब इतने बुरे तो नहीं है। मेहमानों पर पाबंदियां नहीं लगाई हैं उन्होंने, गोया हम आसानी से कले में दाखिल हो सकते हैं। हाँ, आम हालात में शायद कले का दरवाजा बंद रहता हो, लेकिन अब छोटा दरवाजा दिन रात खुला रहता है। मेहमानों को किसी भी समय आने जाने की इजाजत है। बस फिर ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। हम लोगों को कले के दरवाजे तक पहुंचने के लिए सारे खैमों के आगे से गुजरना पड़ा था। क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए दूसरे लोग अपने अपने खैमों में दाखिल हो चुके थे। रास्ते में हमें कोई न मिला और हम कले के दरवाजे तक पहुंच गए। मुसल्ला संतरी दरवाजे पर मौजूद थे। उन्होंने अपने नेज़े मुख्तलिफ समत में झुका दिए, गोया हमें अंदर जाने की इजाजत थी और हम छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। मैंने उस कुशादा कले को अंदर से देखा। रात की तारीकी में वो सुनसान पड़ा था। सिर्फ पहरा देने वाले संतरी जाग रहे थे, सड़कों और गलियों में गश्त कर रहे थे। हमें किसी ने न रोका और हम गलियों में से आगे बढ़ते रहे। पूरा शहर आबाद था, तर्ज तामीर भी खूबसूरत था। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो मैं अंदाजा है रूप कुमार के राजमहल किस तरफ होगा। ओहो, मैं दिन में यहाँ की सैर कर चुका हूँ स्वरूप जी। तो क्या तुम्हें मालूम है कि राजमहल किस तरफ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब फिर इधर चलो, मैंने कहा। उधर ही चल रहे हैं हम महाराज। थोड़ी देर के बाद हम राजमहल के नजदीक पहुंच गए। राजमहल पर भी मुसल्ला संतरियों का पहरा था। भारी भारी कदमों से चल रहे थे। मैंने राजमहल के चारों तरफ चक्कर लगाया और फिर एक जगह मुंतखब कर ली। मेरा ख्याल है यहाँ से हम अंदर दाखिल हो सकते हैं। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं महाराज, रूप कुमार लरजती हुई आवाज में बोला। और रूप कुमार, बुज़दिली की बातें मत करो यार। मैंने उसका शाना तबकते हुए कहा, मगर दीवार इतनी ऊंची है, हम अंदर दाखिल कैसे होंगे? मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, इसके बाद तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। मेरा ख्याल है मुश्किल ना होगा। तुम कैसे ऊपर चढ़ोगे? रूप कुमार ने पूछा। ऐसे। मैं अचानक अपनी जगह सूचला और दीवार पर जा खड़ा हुआ। रूप कुमार हैर से मुझे देख रहा था। फिर मैंने दीवार पर बैठकर दोनों पैर लटका दिए और फिर एक सम झुक गया। रूप कुमार को मेरा हाथ पकड़ने के लिए
किसी कदर उछलना पड़ा था। बहरहाल किसी न किसी तरह मैंने रूप कुमार को ऊपर खींच लिया और फिर हम दीवार के दूसरी तरफ कूद गए। राधे श्याम, राधे कृष्ण, हे भगवान, यहाँ तो जो दुर्गत बनेगी सो बनेगी। पिताजी भी जिंदा ना छोड़ेंगे। रूप कुमार आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा रहा था और मुझे उसके मसखरेपन पर हंसी आ रही थी। बहरहाल मैं उस शख्स को पसंद करने लगा था। हमने चारों तरफ का जायजा लिया और फिर आगे बढ़ गए। स्वरूप जी, रूप कुमार आहिस्ता से बोला। बोलो, मैंने कहा। राजमहल अब इतना छोटा तो नहीं है कि हम यहाँ से सीधे कुमारी पद्मिनी तक पहुंच जाएंगे। उसे तलाश करना आसान तो ना होगा। रात भर तलाश करेंगे यार, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। ठीक है भगवत, रात भर जागेंगे और सुबह आराम करेंगे। रूप कुमार ने कहा। क्या मतलब? मैं हंस पड़ा। अरे रात भर जागने के बाद किस में इतनी हिम्मत रहेगी कि सुबह के वक्त इतनी वजनी तलवार उठाए? यार तुम तो लड़कियों से भी बहुत कम हिम्मत हो। हे भगवान, काश तू लड़की बना देता। स्वयंवर होता, बस इतना करना पड़ता कि माला किसी के गले में डाल देते। इसके बाद राम राम। और मैं इसे धकेलता हुआ आगे बढ़ता रहा। हम राजमहल के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरते रहे, इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाते रहे। अब हम राजमहल के पिछले हिस्से में थे। यहाँ पर दूसरी तरफ की तरह माहौल सुनसान और खामोश था। अब इस इत्तेफाक कहा जाए या खुशबख्ती के राजमहल के पिछले भाग में हमें कुछ चहल पहल नजर आई। एक छोटे से तालाब के किनारे कुछ रोशनी भी हो रही थी और इस रोशनी में कुछ साए भी नजर आ रहे थे। चांद बादलों में ढका हुआ था और स्याह बादल इससे आंख मचोली खेल रहे थे। हम रोशनी से मुंह छुपाए आगे बढ़ रहे थे। रूप कुमार बदस्तूर खौफजदा था और आगे बढ़ने से डर रहा था। थोड़ी देर के बाद हम उस तालाब के पीछे हिस्से में दरख्तों के झुंड में पहुंच गए, जहां से हम तालाब के गिर्द लर्जा साए बाखूबी देख सकते थे। तालाब के किनारे से रंगीन कैके उभर रहे थे और निस्वानी कैकों की खनक दूर तक गूंज रही थी। रूप कुमार, मैं रूप कुमार के कान में सरगोशी की। जी सर रूप कुमार, वो कांपते हुए लहजे में बोला। लड़कियां हैं? मुझे तो चुड़ैलें मालूम होती हैं भगवत, वो आहिस्ता से बोला। अगर चुड़ैलें भी इस कदर खूबसूरत होती हैं तो चलो इनमें से 2-4 चुड़ैलों को पकड़ कर ले चलते हैं। ना सही रानी पद्मिनी, यही सही, काम तो आ जाएंगी। हरे राम, चुड़ैलों को पकड़कर क्या मुसीबत मोल लेनी है भैया। ओहो रूप, इधर देखो वो कौन है। मैंने तरफ इशारा किया। चम्मों की रोशनी में एक हसीन चेहरा निगाहों के सामने आया था, जिसे देखकर आंखें पलक झपकाना भूल जाती थी। सलोना सा हुस्न, हिंदुस्तान की सरजमीन का आकाश, लांबी लांबी पलकें आंखों पर चुकी हुई थी। चेहरे पर भला की हलावत और बदन में कयामत का लोच। वो बड़े नाज से आ रही थी और शायद चांद इसी के इंतजार में था। चांद ने बादलों की चादर दोनों तरफ से समेटी और इसमें से मुंह निकाल कर झांका, तब उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया। रूप कुमार शायद बोलना भूल गया था। वो टकटकी बांधे उसको देख रहा था। खूबसूरत लड़की दासियों की झुरमुट में तालाब के किनारे पड़े हुए खूबसूरत तख्त तक पहुंच गई। तख्त हीरे जवाहरात से मुज़य्यन था और शायद इस मुहूर्त के लिए ही बनाया गया था। और मेरे ज़हन में एक शुबह ने सर उबारा, क्या यही कुमारी पद्मिनी है? अनमुमकिन था और मेरा यह ख्याल गलत साबित न हुआ। तालाब के किनारे मौजूद दासियों ने उसका बड़ा एहतराम किया था और फिर वो नाज से तख्त पर बैठ गई। चंपा, उसने मुतरन्नम सी आवाज में किसी को पुकारा। कुमारी जी, एक हसीन खादमा आगे बढ़ाई। क्या खबर है? कुमारी पद्मिनी ने पूछा। बस कुमारी जी, कम से कम 40 आदमी आए हैं। तूने इन्हें देखा? कुमारी पद्मिनी ने पूछा। नहीं कुमारी जी, मैं भला कैसे देखती, बस बांके मुझे बता रहा था। क्या बता रहा था? पद्मिनी ने तेवरी पर बल डालते हुए पूछा। यही के बड़े बड़े राजकुमार हैं। बस पद्मिनी हंस पड़ी। मगर ये बड़ी बुरी बात है, पिताजी ने इन्हें कलह के बाहर ठहरा दिया है। अगर वो कलह के अंदर होते तो किसी न किसी तरह हम उन्हें चोरी छुपे देखने की कोशिश तो करते। चलिए कुमारी जी, अब समय ही कितना रह गया है, आप इन्हें आराम से देख लेंगे। कल शाम को स्वयंवर रचेगा और आपको फैसला करना होगा। यही तो मुश्किल है चंपा, हमें बस इन्हें एक नज़र देखने की मोहलत मिलेगी और इसे की नज़र हमें फैसला कर लेना पड़ेगा। हम तो चाहते थे कि इन्हें मन भर कर देखें और इसके बाद फैसला करें। मजबूरी है कुमारी जी, बरसों से ऐसा ही होता है। अब तो ऐसा ही करेंगे कि किसी को पसंद करें और फिर इसे मन भर भर के देखें। हमारा तो मन कांप रहा है चंपा, इसे ठहराएं कुमारी जी, कल तक तो इंतजार करना ही होगा। हाँ छोड़ो इन बातों को, गीत सुनाओ, कुमारी पद्मिनी ने कहा। मन जो नहीं लग रहा महारानी का, एक और दासी बोली। हाय, मन में तो ना जाने कौन कौन होगा। अरे भाई नहीं, हमारी कुमारी ऐसी नहीं है, किसी मंच को नजर भर कर भी ना देखा होगा इन्होंने। तो और क्या, दूसरी दासी बोली। खैर, जितने मुंह थे उतनी बातें। सब कुमारी पद्मिनी को खुश करने की कोशिशें कर रही थीं और मैं दिलचस्पी से उन लड़कियों की चहलें देख रहा था। इन्हें देखकर वक्ती तौर पर मेरी तवज्जो रूप कुमार से हट गई थी, लेकिन चंद लम्हात के बाद ही मुझे एहसास हो गया रूप कुमार बेहद खुश था और मैंने उसकी तरफ देखा। तब मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने महसूस किया कि रूप कुमार की निगाहें कुमारी पद्मिनी पर गड़ी हुई हैं और मेरी सदियों की तजर्बाकार निगाहों ने उस मध्यम सी रोशनी में भी अंदाजा लगा लिया कि रूप कुमार की चिकने सुकड़ और फैल रही हैं। उसके चेहरे पर काफी हद तक तब्दीली आ चुकी थी। शायद कुमारी पद्मिनी का हुस्न आंखों के रास्ते दिल में उतर गया है।
बहरहाल प्रोफेसर, मेरे बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया का कितना ही हसीन चेहरा मेरी निगाहों में आ जाए वो मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। मैंने तो सदियों का मुंतखब हुस्न देखा था। मैं तो ऐसे ऐसे हलीम चेहरे देख चुका था जिनको देखकर मर जाने को जी चाहे और इसके बाद जिंदगी बेकार हो। कुमारी पद्मिनी कम सिन थी, बेहद हसीन थी। आम हालात में अगर मुझे उसके हसूल का कोई और जरिया नजर आता तो मैं इसके लिए पूरी कोशिश करता, लेकिन मेरा दोस्त ये दिलचस्प नौजवान इस पर फरेफ्ता हो गया था। मैं इसका रकीब न था, बल्कि खुलूस दिल से उसे राजकुमारी पद्मिनी से इश्क करने की इजाजत देता था। रूपची, मैंने उसका शाना पकड़ कर हिलाया और वो चौंक पड़ा। महाराज महाराज, वो अजीब से अंदाज में बोला। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? मैंने पूछा। वो पद्मिनी है। हाँ जी वो ही है, वो कुमारी पद्मिनी है स्वरूप महाराज। रूप कुमार की हालत एकदम बदल गई थी। वो अजीब से अंदाज में ये अल्फाज अदा कर रहा था। उसकी कैफियत पर तरस आ गया और मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। कैसी है रूप? मैंने पूछा और जवाब में रूप कुमार ने ऐसी निगाहों से मुझे देखा जिनसे हसरत और बेचारगी टपक रही थी। फिर बोला, बहुत अच्छी है महाराज, बहुत सुंदर है महाराज। अब बोलो आप क्या कहते हो? मैंने मुस्कुराते पूछा। क्या कहूँगा स्वरूप जी, वो बेचारगी से बोला। क्यों? कुछ नहीं। उसने एक ठंडी सांस ले ली। चले यहाँ से? मैंने पूछा। जैसी आपकी मर्जी, वो हंसते से बोला। और पागल आदमी, इतने परेशान क्यों हो? ये अच्छा नहीं हुआ महाराज, ये अच्छा नहीं हुआ, उसने उसी अंदाज में कहा और फिर सामने निगाहें झुका थी। अचानक सामने से संगीत की आवाजें उभरी और एक दासी रक्स करने लगी। दूसरी दासियां गीत गाने लगी थी और राजमहल के पिछले हिस्से में तालाब के किनारे पर यह महफिल कुछ अजीब सी लग रही थी। चारों तरफ खामोशी तारी थी और उसी खामोशी में गीत की आवाजें कानों में रस खोल रही थी। रखासा का खूबसूरत बदन लचक रहा था और मेरे ज़हन में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। मैंने रूप कुमार की तरफ से तवज्जो हटा ली थी और वो खामोशी से रक्त देख रहा था और गीत सुन रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी निगाहें पद्मिनी पर जमी हुई थी। इसकी आंखें पद्मिनी की आंखों की तरफ उठी हुई थी। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि पता भी न चला। रक्स खत्म हो गया और राजकुमारी अपनी जगह से उठ गई। मेरे ख्याल में यह बेहतर ही हुआ था, वरना रूप कुमार का दिल रात भर उठने का ना चाहता। राजकुमारी वापस जा रही थी और दासियां उसके पीछे थीं। फिर निगाहों से ओझल होगी। रूप कुमार दिल पकड़ कर बैठ गया था और मैं उसकी ये कैफियत बगौर देख रहा था। चले रूप कुमार जी? मैंने पूछा। चलिए महाराज, वो टूटे हुए दिल में बोला और मैं उसे लेकर वापस चल पड़ा। वापसी का सफर नहायत खामोशी से तय हुआ था। बिल्ला आखिर ये तवील फासला तय करके हम कले के चोबी दरवाजे से बाहर निकल आए और फिर खैमों का शहर अबूर करके अपने खैमे में पहुंच गए। रूप कुमार ने मुझसे जाने की इजाजत मांगी थी। क्यों रूप कुमार, मेरे खैमे में न रहोगे? मैंने पूछा। नहीं महाराज, आज्ञा दें, मुझे नींद आ रही है, रूप कुमार ने जवाब दिया। उसके बदले हुए लहजे में मैंने उसकी कैफियत का बखूबी अंदाजा लगा लिया था। बहरहाल मैंने उसे न रोका और वो अपने खैमे में चला गया। मैं भी मुस्कुराता हुआ अपने खैमे में वापस आ गया था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रोफेसर के राजकुमारी पद्मिनी मुझे खूबसूरत जरूर लगी थी, लेकिन मेरे ज़हन ने ऐसा कोई असर कबूल नहीं किया था कि मैं उसके हसूल के लिए बेचैन हो जाता। हाँ, मैंने तो हर दौर में इंसानों की मदद की थी और अब मैं सोच रहा था कि रूप कुमार के लिए क्या करूं। बज़ाहिर कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन यह फैसला तो मैंने कर लिया था कि अगर मेरा दोस्त पद्मिनी को पसंद करता है तो पद्मिनी इसके अलावा किसी और की पत्नी नहीं बन सकेगी। मेरा क्या है, यूं भी कम बख्त मनोरमा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर मैं किसी लड़की को अपनाने की कोशिश भी करता तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। और राजकुमारी पद्मिनी अरमान भरी जवानी की ऐसी मंजिल में थी जहां उसे मोहब्बत की जरूरत थी। अगर उसे मोहब्बत के बजाय मौत मिलती तो मुझे किसी कीमत यह गवारा नहीं था। गो महाराज करनामी ने मुझे मनोरमा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन नहीं था। मनोरमा खुद किसी रूप में मेरे सामने आती तो मैं उसे पहचान सकता था, लेकिन अगर वो रकाबत की आग में जलकर किसी ऐसी लड़की पर वार करती जिसका मेरे करीब होने का इम्कान हो तो मैं उसकी क्या मदद कर सकता था, सिवाय उसके कि उसकी मौत पर अफसोस करता? नहीं, दो जिंदगियों को मुसीबत में डालने से क्या फायदा। रूप कुमार की हालत से अंदाजा होता था कि वो पद्मिनी पर मर मिटा है और अब पद्मिनी उसकी जरूरत बन चुकी है। अगर पद्मिनी उसे ना मिली तो उसे जबरदस्त सदमा होगा और पद्मिनी भी खूबसूरत और जवान थी। मैं इसकी जिंदगी से नहीं खेल सकता था। मुझे रूप कुमार पर हंसी आने लगी थी। इंसान कितना कमजोर होता है। मासूम राजकुमार थोड़ी देर कबल यहां से भागने की सोच रहा था। वह अपने पिताजी को कोस रहा था कि उन्होंने बिला वजह इसे इस मुसीबत में फंसा दिया है, लेकिन अब शायद उसके दिल की सबसे बड़ी आरजू यही होगी कि वह किसी तरह दूसरों को शिकस्त दे दे और माला उसके गले में आ पड़े। वैसे मैंने एक निगाह दूसरे राजकुमारों को भी देखा था। इनमें बहुत से बांके शजीले नौजवान थे, लेकिन अगर सूरत देखी जाती तो रूप कुमार दर हकीकत रूप में सबसे अच्छा था। उसके चेहरे पर ऐसी नरमी और मुलायमत थी कि दिल बेइख्तियार उसकी तरफ खींचता था। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर कीमत पर उसकी मदद करूंगा और प्रोफेसर मेरे फैसले अटल होते हैं, इस बात का अंदाजा तुम्हें भी बखूबी है। रात को मैं हालात पर गौर करता रहा, लेकिन कोई बात मेरी समझ में नहीं आई थी।
तब मैंने इत्मीनान से आंखें बंद कर ली और फिर मेरा दिमाग कनूदा हो गया। जब मैं किसी बात का फैसला नहीं कर पाता तो ज़हन को आज़ाद छोड़ देता था और फिर हालात मुझे जहां से भी आवाज देते मैं आम हालात को तो काबू में करने की हिम्मत रखता था और बहरहाल अपने इस दोस्त की मदद करने का मैंने फैसला कर लिया था। सुबह हो गई और सुबह कोने की इत्तला पे मुझे रूप कुमार ने दी थी। शायद वो सारी रात नहीं सोया था और रोशनी की पहली किरण फूटते ही वो मेरे खेमे में आ गया था। मैंने उसकी शक्ल देखी, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए, अजीब हालत थी उसकी। अरे रूप, क्या बात है? मैंने पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। सुबह हो गई स्वरूप जी, उसने आहिस्ता से कहा। तो होने दो, तुम इतनी सुबह कैसे जाग गए? बस मैं सो नहीं सका, उसने जवाब दिया। क्यों? यूं ही बस नींद नहीं आई। भाग जाने की सोच रहे होगे? मैंने शरारत से कहा। नहीं, ऐसे तो नहीं भागेंगे, रूप कुमार आहिस्ता से बोला। जंग करोगे? हाँ, करना ही होगी। वो फीके अंदाज में मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हें कुमारी पद्मिनी कैसी लगी स्वरूप कुमार? ओह, रात भर इसे सपनों में देखता रहा हूं, बस सोता जागता रहूं। वो तो बड़ी ही मनमोहनी है, मैंने जवाब दिया। रूप कुमार की आंखों की चिराग बुझ गए, उसका चेहरा उतर गया था। मेरे सिर में शरारत नाच रही थी। मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई और खामोशी से उसकी सूरत का जायजा लेता रहा। भोजन तो साथ ही करोगे स्वरूप जी? उसने मुर्दा लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के मित्र हैं, अभी हमारी दुश्मनी नहीं हुई, मैंने हंसते हुए कहा। रूप कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सर झुकाए बैठा था। अब तो उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। काफी देर गुजर गई, फिर हम दोनों उठे और बाहर निकल आए। मुंह हाथ धोया। मेरे पास तो पहनने के लिए दूसरा लिबास भी नहीं था, लेकिन उसकी जरूरत भी क्या थी। हाँ, रूप कुमार को मैंने नया लिबास पहनने पर मजबूर कर दिया था। तुम नहीं पहनोगे स्वरूप जी? वो मेरी मोहब्बत से मुतासर होकर बोला। क्या पहने यार, हम साधुओं के पास लिबास होते ही कहाँ है। हाँ, अगर पद्मिनी देवी माला हमारे गले में डाल दे और तरखानी की राजखत्ती मिल जाए तो बहुत से कपड़े बना लेंगे अपने लिए। मेरे कपड़े तो तुम्हें पूरे आ नहीं सकते, वो बोला। हाँ, नहीं आएंगे, मैंने जवाब दिया। फिर हमारे लिए सुबह का भोजन आ गया। इस वक्त भी हम दोनों ने साथ ही नाश्ता किया था। रूप कुमार की ज़हनी कैफियत का मैंने बखूबी अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो काफी ज़र्ब से काम ले रहा था। एक तरफ उसका दिल बदमनी के लिए तड़प रहा था तो दूसरी तरफ दोस्ती की भी उसकी निगाह में काफी अहमियत थी। वो मेरी दोस्ती को भी नहीं तर्क करना चाहता था और अब तो वो मुझसे दिल की बात भी नहीं कह सकता था, क्योंकि मेरे मुंह से पद्मिनी के बारे में सुन चुका था। भोजन खत्म हो गया और फिर हम सैर के लिए निकल पड़े। दूसरे सारे राजकुमार भी सैर के लिए निकल आए थे। हमने उनकी तैयारियां देखी, सबके सब अकड़ते फिर रहे थे। हर एक अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा समझ रहा था और मूंछों को ताव दे रहा था। हम दोनों उनके दरमियान से गुजरते हुए बहुत से राजकुमारों ने हमारे ऊपर फिक्रे भी कसे थे और एक जगह रूप कुमार की दिली कैफियत फिर मेरे सामने आई। हम एक खैमे के सामने से गुजर रहे थे कि कवि हैकल राजकुमार खैमे से निकला है। थोड़े फासले पर कुछ और लोग भी खड़े थे। ओहो, देखो कल वाले साधु महाराज, कवि हैकल राजकुमार ने कहा। ये शायद हमें आशीर्वाद देने आए हैं। दूसरे ने कहा। ओह, ठीक कहा है तुमने, महाराज का दम हमारे लिए गनीमत है। आओ महाराज से आशीर्वाद ले लें। और वो सब हमारे सामने आ गए। उनकी तादाद 5-6 थी। जयराम जी की महाराज। कवि हैकल राजकुमार ने शरारत से मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मैं रुककर उसकी शक्ल देखने लगा। रूप कुमार की आंखों में गुस्से के तासुरात नजर आने लगे थे। क्या बात है राजकुमार? मैंने हलीमी से पूछा। कुछ पूछना है स्वामी? वो बोला। पूछो। आप इस जवानी में ही इतने बड़े गयानी कैसे बन गए, और तुम इस जवानी में क्यों मरना चाहते हो? मेरे बजाय रूप कुमार आगे बढ़कर बोला। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। और ये तुम्हारा नया चेला बन गया महाराज, बड़े महान हैं, आते ही चेले भी बना लिए, मगर आपने अपने चेले को ये नहीं बताया कि राजकुमार आपस में किस तरह एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और गलत तौर से गुफ्तगू करने पर बाजुकात दांतों से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं। कवि हैकल शख्स ने गुस्सीले अंदाज में कहा। हमें एक दूसरे से इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैंने उसी बुर्दबारी से कहा। यही तो मैं कहता हूँ महाराज, आप इसे समझा दें। वैसे आप दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। मैंने कहा। करना पड़ेगी महाराज, हमें भी आशीर्वाद की जरूरत है। हम भी तुम्हें इतना ही एहतराम देंगे जितना ये देगा। वैसे तुम इधर आ किस तरह गए? वैसे तो तुम साधु मालूम होते हो। जो कोई भी है तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। रास्ते से हट जाओ, हट जाओ भाई, वरना महाराज को गुस्सा आ गया तो हमें शराब दे देंगे। कवि हैकल ने कहा और फिर वो लोग सामने से हट गए। मैंने गलत तो नहीं कहा था स्वरूप जी? रूप कुमार बोला। क्या यही कि ये छिछोरे हैं? होंगे, हमें कौन सा इनसे दोस्ती करना है। दिल की भड़ास निकाल रहे थे बेचारे, तुम इनकी बातों की परवाह मत करो, मैंने कहा और रूप कुमार के साथ आगे बढ़ गया। फिर हमने घूम फिर कर ये सारा इलाका देखा। एक तवीलो अरिज मैदान था जिसमें न जाने कब से लोग जमा होना शुरू हो गए थे। ये सब स्वयंवर की इब्तदाई रस्मों का तमाशा देखने आए थे। बड़े पुरजोश थे सबके सब, गर्दनें उठा उठा कर हमें देख रहे थे। हमने जंग का मैदान देखा और फिर इस जगह आ गए जहां चंद घुड़सवार अखड़े हुए थे। वो किले के अंदर से आए थे और शायद कोई संदेश लाए थे। चंद लोग हमारी तरफ भी आए और उन्होंने हमें मुखातिब किया। महाराज संदेशी आए हैं, सबके नाम पूछ रहे हैं, आप भी चलें?
इन्होंने कहा और हम उनके साथ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम इनके पास पहुंच गए। सबके नाम पूछे जा रहे थे। फिर मेरी बारी आई और संदेशियों ने मुझे ताज्जुब से देखा। आप भी राजकुमार हैं महाराज? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। आपका शुभ नाम? स्वरूप कुमार, मैंने कहा और उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। फिर उनमें से एक बूढ़े ने जोर देकर कहा, मित्रों, राजकुमारी पद्मिनी के स्वयंवर में शरीक होने पर महाराज तरखाना तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। स्वयंवर में शरीक होने की कुछ शर्तें तुम्हें पूरी करनी है। जैसा कि तुम सबको मालूम है कि महाराज तरखान के कोई बेटा नहीं है, इसलिए जो राजकुमार कुमारी पद्मिनी का पति बनेगा वही तरखान का महाराजा भी होगा, और महाराज तरखान के देहांत के बाद वही राजगद्दी पर बैठेगा। और गद्दी का मालिक बनने के लिए किसी मजबूत और बहादुर सूरमा की तलाश भी जरूरी है। इसके लिए तुम्हें आपस में मुकाबला करना होगा। स्वयंवर में वही होगा जो बहादुरी के कारनामे दिखाएगा। किसी बुजदिल या सिपागिरी में निकम्मे राजकुमार को स्वयंवर में शरीक नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह कि जिन राजकुमारों के साथ इनके मित्र या ऐसे सुरमाए हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं, वो अपने साथी की मदद कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ अपने राजकुमार के लिए होगा। ये मुकाबले की शराइत है। इस बात को दोबारा बताओ संदेशी, एक राजकुमार ने कहा।